हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुलकित धारीवाल आपका अपने काकरान इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो अब तक हम वर्णमाला चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्वर को समाप्त कर दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका व्यंजन को। किसको? व्यंजन को। तो आइए शुरू करते हैं व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा में इससे पहले आपको बता चुका था कि व्यंजन होता क्या है। एक बार दोबारा से हम परिभाषा को जानेंगे और देखेंगे। तो आप लिखिए व्यंजन। क्या लिखना है आपको? व्यंजन। अब व्यंजन होता क्या है? सबसे पहली बात, उसकी परिभाषा क्या होती है देखते हैं। वे वर्ण, परिभाषा क्या होती है? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते। क्या परिभाषा बोली मैंने इसकी? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, वे क्या कहलाते हैं? वे आपके व्यंजन कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? आपके व्यंजन कहलाते हैं। ठीक। इसके बाद इसकी एक और परिभाषा हो सकती है। एक और परिभाषा क्या हो सकती है? या वे वर्ण, या वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? आपका व्यंजन कहलाते हैं। समझ में आई बात? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, अर्थात वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? आपके व्यंजन कहलाते हैं। ठीक। अब व्यंजन और स्वर का पता है आपको कि कौन सा स्वर है और कौन सा व्यंजन है? मैं बस पूछता हूं, यदि मैं आपसे पूछूं मैं, ये मैं वर्ण स्वर है या व्यंजन है, तो आप क्या बोलेंगे? स्वर तो भैया हमने पढ़ रखे हैं 11, और दो क्या पढ़ रखे हैं हमने? अयोग वहा। तो उनमें से तो ये है नहीं, तो ये क्या है? ये आपका व्यंजन है। मैं क्या है? एक मैं आपका व्यंजन है। बात क्लियर हो गई होगी? मैं क्या है? आपका एक व्यंजन है। क्लियर? बहुत बढ़िया। इसके बाद अगली बात, वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो क्या सर जो ये मैं लिख रहा है, ये भी स्वर की सहायता से बोला जाता है? मैं कहूंगा जी हाँ। पर कैसे? देखिए, जो मैं है, यदि हम इसका वर्ण विच्छेद करें, तो इसका वर्ण विच्छेद हम कैसे करेंगे? मैं धन ऐसे, मैं धन ऐसे। जो ये व्यंजन है मैं, ये किस किस से मिलकर बना है? ये मिलकर बना है आपका मैं धन ऐसे। ठीक है। तो ऐ क्या है? ऐ तो भैया स्वर है, यानी कि व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक। अब अगला क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि भैया ये डंडा क्या खींच रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम हलंत। इसको क्या बोलते हैं हम? हलंत बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? हलंत। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब इसको लगाया क्यों जाता है? हलंत को व्यंजन में या हलंत को वर्ण में लगाया क्यों जाता है? किसी भी वर्ण को आधा दिखाने के लिए, कैसा? आधा प्रदर्शित करने के लिए उसमें हलंत का प्रयोग किया जाता है। हलंत का प्रयोग क्यों किया जाता है? किसी भी वर्ण को आधा दिखाने के लिए। ठीक। इसका प्रयोग किया जाता है? हलंत का प्रयोग किया जाता है। व्यंजन की परिभाषा बिल्कुल सही से क्लियर हो गई होगी आपको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद आपको एक स्लाइड बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी आपको? एक स्लाइड। तैयार करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आप यहाँ पर ये क्या वर्ग, इसके बाद थोड़ा इधर लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर लिखेंगे आप ये क्या वर्ग, दूसरा ये चा वर्ग, इसके बाद तीसरा ये टा वर्ग, इसके बाद चौथा ये टा वर्ग, इसके बाद पांचवा ये पा वर्ग। ठीक, इसके बाद यहां पर आपको फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ और ये ठीक, बन गई स्लाइड, बिल्कुल तैयार। अब आगे देखते हैं। जो क्या वर्ग है हमारा, उसके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? कौन कौन से व्यंजन आते हैं उसके अंतर्गत? उसके अंतर्गत आते हैं आपके क्या, है, ग, घ और ये क्या आएगा? अंगा। इसको क्या बोलते हैं? अंगा। ठीक, इसके बाद आपके च वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आएंगे? ये आएगा च, छ, ज, झ और इसको बोलते हैं अइया। ठीक, इसके बाद जो आपका अगला वर्ग है, ट वर्ग में कौन कौन से आएंगे? ट, ठ, ट, ढ और ये। ठीक, इसके बाद ये ता वर्ग में कौन से आएंगे? ता, है, द, है और न। इसके बाद पै वर्ग में कौन से आएंगे? पै, है, बै, भै और मैं। ठीक, ये आएंगे। क्लियर? स्लाइड क्लियर हो गई, बन भी गई होगी। इन व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? संख्या कितनी होती है इनकी? 5 5 5 5 5। तो इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है आपकी ये 25। टोटल संख्या कितनी होती है इनकी? इनकी संख्या होती है आपकी 25। अब इन 25 व्यंजनों को किस नाम से जाना जाता है? इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। ठीक, इसके बाद बात क्लियर? इनको क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद जो ये लास्ट के 5 है, जो ये लास्ट के 5 वर्ण हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है ये पंचमाक्षर। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है पंचमा अक्षर। क्योंकि कौन से स्थान पर है ये? इस स्लाइड के कौन से स्थान पर है ये? आप कहेंगे भैया 5वें स्थान पर है। तो इनको क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाएगा पंचमाक्षर। अंगा, अइया, अण, न और मैं। क्या कहा जाएगा इनको? इनको पंचमाक्षर कहा जाएगा। इसको दूसरे एक और नाम से जाना जाता है, इसको नासिक के व्यंजन भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है इनको? नासिक्य व्यंजन। तो पंचमाक्षर कहे या नासिक्य व्यंजन कहे, बात एक ही है। क्लियर? बहुत बढ़िया। नासिक्य का मतलब क्या होता है? यानी कि वे व्यंजन जो नाक से बोले जाते हैं। ठीक, यदि आप अपनी नाक को बंद कर दे तो आप इन 5 में से एक भी व्यंजन को नहीं बोल पाएंगे। क्लियर? इसके बाद तो जैसे भैया इन 5 को पंचमाक्षर कहा जाता है, तो इनको भी कुछ ना कुछ अलग नाम से जाना जाता होगा। बिल्कुल जाना जाता है। जो आपके ये हैं, ये च, छ, ज, झ, इनको किस नाम से जाना जाता है भैया? इनको जाना जाता है, जो आपका ये च, छ, ज, छ, ज और झ है, इनको जाना जाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्या कहा जाता है इनको? स्पर्श स्पर्श संघर्षी व्यंजन इनको कहा जाता है। स्पर्श संघर्षी का मतलब क्या होता है भैया? यानी कि इनके उच्चारण या इनको उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वो हमारे मुख में कहीं ना कहीं स्पर्श जरूर करेगी। ये तो स्पर्श का मतलब हो गया। अब संघर्ष का मतलब क्या होता है? स्पर्श तो करेगी जीभ, परंतु इनको बोलते समय हमें संघर्ष भी करना होगा, जैसे कि च, छ, ज, झ। या आप और को बोलिए, आप बोलिए क्या आपको संघर्ष करना पड़ा? आप बोलेंगे नहीं भैया। क्लियर बात? बहुत बढ़िया। अब जो ये बचे, इनको भी कुछ ना कुछ नाम दिया जाता होगा, तो इनको कहा जाता है, जो ये बच गए आपके, इनको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। इनको क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन। तो ये कितने हैं आपके? 4। ये कितने हैं पंचमाक्षर? 5। और ये कितने हैं बचे हुए? 16। बचे हुए 16 को क्या कहा जाएगा? स्पर्श व्यंजन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? स्पर्श व्यंजन इनको कहा जाएगा। ठीक है। कौन कौन से हैं ये है आपके क, ख, ग, घ। और कौन से हैं ये ट, ठ, ड, ढ। ये है आपके त, थ, द, ध। ये आपके प, फ, ब और भ। ये कौन से हैं आपके? स्पर्श व्यंजन। एक बार दोबारा रिवीजन करें। मैंने आपको अब तक पढ़ाया व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? मैंने आपको इसकी परिभाषा बताई। वे वर्ण, क्या परिभाषा थी? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है भैया व्यंजन। या इसकी दूसरी मैंने आपको परिभाषा बताई, वे व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? आपके व्यंजन कहलाते हैं। अब स्वर की सहायता से कैसे? अब बोल कर देखिए, मैं। तो जैसे ही आप मैं बोलेंगे तो आपको पीछे की साइड ए की आवाज आएगी। आप कहेंगे बिल्कुल आएगी भैया। तो यहीं से हमारा सिद्ध होता है कि जो भी व्यंजन है वो किसकी सहायता से बोले जाते हैं? वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अगली चीज, इसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से। और इनका वार्णिक विच्छेद कैसे होता है? यदि हम मैं का वार्णिक विच्छेद करने लगे तो वो कैसे होगा? वो होगा मैं के नीचे हलंत लगाकर प्लस में उसके साथ ए लिख देना। अब भैया इस हलंत का मतलब क्या है? किसी भी वर्ण को आधा दर्शाने के लिए उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? हलंत का प्रयोग किया जाता है। यहीं से एक बात और आपके मस्तिष्क में आएगी, वो क्या? कि भैया मैं को तो मैं ऐसे भी आधा लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकते हो, पर मैं को आप हलंत के साथ भी आधा लिख सकते हो। ये भी वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है। बात क्लियर? इसके बाद हमने जो बनाई, हमने एक स्लाइड बनाई जिसमें हमने
हमने 25 व्यंजनों को लिखा। अब 25 व्यंजनों को हमने कैसे लिखा? सबसे शुरू का वर्ग बनाया हमने क्या वर्ग। क्या वर्ग के अंतर्गत हमने क्या क्या लिखा? कै ख गै घ अंगा। अगला वर्ग बनाया हमने चा वर्ग। अब इस चा वर्ग के अंतर्गत हमने क्या क्या रखा? चा छ जै झ अइया। ठीक। इसके बाद अगला वर्ग बनाया हमने टै वर्ग। इस टै वर्ग के अंतर्गत हमने क्या क्या रखा? टै ठ डै ढ अण। ठीक। इसके बाद अगला वर्ग बनाया हमने तै वर्ग, और इस तै वर्ग के अंतर्गत हमने किस किस को रखा? इसके अंतर्गत हमने रखा तै थ दै ध न। इसके बाद अगला वर्ग बनाया हमने पै वर्ग, और पै वर्ग के अंतर्गत हमने किसे रखा? पै फ बै भ मै। क्लियर होगी बात? बिल्कुल। अब जो ये 25 के 25 व्यंजन हमने लिखे, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है वर्गीय व्यंजन। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या कहेंगे कि उनकी संख्या 25 होती है। इसके बाद अब इन 25 के 25 व्यंजनों को भी हमने अलग अलग भागों में बांट दिया। वो कैसे? हमने इनको 3 भागों में विभाजित किया। 3 भाग कैसे? सबसे पहले जो बाद के व्यंजन हैं, जो बाद के 5वें स्थान पे हमने व्यंजनों को रखा, जिनको उनको हम पंचमाक्षर व्यंजन भी कहते हैं, या उनको हम नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। नासिक के व्यंजन, जो व्यंजन नाक से बोले जाते हैं। क्लियर? इसके बाद दूसरा जो हमने इसमें वर्गीकरण किया, वो किया हमने स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ऐसे व्यंजन कौन से हैं? प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? यानी कि जीभ हमारे मुंह के किसी ना किसी हिस्से को स्पर्श तो करेगी, पर उनको बोलते समय संघर्ष भी किया जाता है। वो कौन से हैं? वो है आपके च छ ज झ। ठीक। इसके बाद स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? तो स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? इनकी संख्या है 16। यानी कि बाकी के बचे हुए पंचमाक्षर को हटा दो, 4 को इनको हटा दो, जितने भी बाकी के बचे हुए व्यंजन हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वो सारे के सारे आपके स्पर्शी व्यंजन हैं। बात क्लियर? बहुत बढ़िया। इसके बाद इसके आगे हेडिंग लिखिए आप, इसके बाद हेडिंग लिखिए आप अंत्यस्थ व्यंजन। कौन से? अंत्यस्थ व्यंजन। अब अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं आपके य, र, ल और व। ये 4 कौन से हैं आपके? ये हैं आपके अंत्यस्थ व्यंजन। क्लियर हो गई बात? यहां से प्रश्न सीधा पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अंत्यस्थ व्यंजन है, या कौन सा व्यंजन अंत्यस्थ व्यंजन नहीं है। 3 इनमें से दे देगा, एक कोई भी दे देगा अलग। ठीक। इसके बाद अब यहीं से कुछ पॉइंट बनाकर आप लिखिए, नोट करके। क्या लिखिए? जो इसमें य और व है, क्या इनको किसी और नाम से भी जाना जाता है? बिल्कुल जाना जाता है। इनको किसी और किस नाम से जाना जाता है? इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? अर्धस्वर। इनको किस नाम से जाना जाता है? अर्धस्वर के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक। अब अर्धस्वर के नाम से कैसे, थोड़ा समझाइए। बिल्कुल, स्वर का मतलब समझ में आ गया, यानी कि आधे स्वर के नाम से भी इनको जाना जाता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया यहां पर, महिलाएं। क्या लिख दिया मैंने? महिलाएं। क्या ये शुद्ध है? क्या ये जो महिलाएं शब्द मैंने लिखा है, ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? आप क्या कहेंगे? बिल्कुल शुद्ध है सर। यहीं पर मैं एक और शब्द लिख दूं, मैंने यहीं पर लिख दिया महिलाएं। अब बताइए, क्या ये शुद्ध है? आप कहेंगे जी भैया ये भी शुद्ध है। ठीक।
यानी कि यहां से हमें पता चला कि हम या के स्थान पर ए का प्रयोग भी कर सकते हैं। और ए क्या है हमारा? ए तो भैया हमारा स्वर है। तो यानी कि स्वर के स्थान पर हम किस व्यंजन का प्रयोग कर सकते हैं? तो वे कहेंगे कि या का। प्रश्न ये भी बन सकता है कि वह कौन सा व्यंजन है जिसके स्थान पर स्वर का प्रयोग किया जा सकता है? तो वो है हमारा या और वह। प्रयोग कैसे किया जा सकता है मैंने आपको करके दिखा दिया। इसके बाद या की कहानी खत्म। इसके बाद वह को कैसे करेंगे? अब आप फिर से यहां पर दो शब्द लिख दिए। मैंने लिख दिया यहां पर कोवा। क्या लिख दिया मैंने यहां पर लिख दिया कोवा, बिल्कुल शुद्ध है। एक शब्द और लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने कोवा। क्या ये भी शुद्ध है? आप कहेंगे जी भैया ये भी बिल्कुल शुद्ध है। यानी कि वह के स्थान पर आ का प्रयोग शुद्ध है। आप कहेंगे जी। और आ क्या है आपका? आ है आपका स्वर। बात क्लियर? कि इनको अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्वर के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। क्लियर? इसके बाद या और वह की कहानी खत्म। अब दूसरा स्टार बनाइए, रै को पकड़िए। अब रै को किस नाम से जाना जाता है? अन्य। अंत्यस्थ तो कहा ही जाता है, पर अन्य और किस नाम से जाना जाता है रै को? रै को हम लुंठित वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रै को हम लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन। अब इसका मतलब क्या है? यानी कि जब भी आप रै का उच्चारण करते हैं तो आपको जो आपकी जीभ है वो लुढ़कती नजर आती है। क्या करती नजर आती है? लुढ़कती नजर आती है। जैसे आप बोलिए रै, तो आपको क्या लगेगा? यानी कि जैसे आपकी जीभ लुढ़क रही है। क्लियर? इसके बाद इसको एक नाम से और जाना जाता है, वो होता है ये प्रकंपित। प्रकंपित, इसको प्रकंपित भी कहा जाता है। प्रकंपित का मतलब क्या होता है? कांपना। यानी कि जैसे ही आप रै का उच्चारण करेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा? कि जैसे आपकी जीभ कांप रही है। ठीक? इसके बाद लै। लै को क्या कहा जाता है? लै को कहा जाता है पार्श्विक। लै को क्या कहा जाता है? लै को कहा जाता है पार्श्विक व्यंजन। क्या कहा जाता है? लै को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। अब पार्श्विक का मतलब क्या होता है? जो ये पार्श्विक शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो पार्श्व और एक जमा इक। अब इसमें पार्श्व का मतलब क्या होता है? अब पार्श्व का मतलब होता है ये पीठ। पार्श्व का मतलब क्या होता है? पार्श्व का मतलब होता है पीठ। क्लियर? यानी कि जब भी आप लै को बोलते हैं तो आपकी पीठ से जोर लगता है। बोलकर देखिए लै, तो जोर कहां पर पड़ेगा? यदि आप महसूस करेंगे तो आपकी पीठ पर जोर पड़ेगा। ठीक? तो इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है। क्या पढ़ा? अंत्यस्थ व्यंजन पढ़े। अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? भैया 4 होती है। अब अंत्यस्थ व्यंजन होते कौन कौन से हैं? अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं आपके या, रै, लै, वै, यल्लव। अब इसमें से जो या और वै है इनको अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है, यानी कि आधे स्वर। कैसे? क्योंकि या के स्थान पर हम स्वर का प्रयोग भी कर सकते हैं। क्लियर? और वै के स्थान पर हम स्वर का प्रयोग भी यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद जो रै है उसको लुंठित भी कहा जाता है, उसको उसको प्रकंपित भी कहा जाता है। क्लियर? ठीक। और लै को पार्श्विक कहा जाता है, यानी कि लै का उच्चारण करते समय हमारी पीठ से जोर लगता है। लै। ठीक? इसके बाद अगला लिखिए आप, उष्मीय व्यंजन।
अगले कौन से? उष्मीय, उष्मीय व्यंजन। अब उष्मीय व्यंजन कौन से होते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए। वे व्यंजन, परिभाषा क्या होगी? वे व्यंजन जिनको बोलते समय, क्या परिभाषा होगी? वे व्यंजन जिनको बोलते समय, जिनको बोलते समय मुख से, मुख से गर्म उष्मा निकलती है, मुख से गर्म उष्मा बाहर निकलती है। क्या कहा मैंने? वे व्यंजन जिनको बोलते समय मुख से गर्म उष्मा बाहर निकलती है, वे क्या कहलाते हैं आपके? उष्मीय व्यंजन। क्या कहलाते हैं वे? उष्मीय व्यंजन उनको, उनको कहा जाता है। अब कौन से होते हैं ये होते हैं आपके स, श और स, और एक होता है आपका है। प्रश्न क्या पूछेगा? निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन उष्मीय व्यंजन नहीं है? 3 इसमें से दे देगा, एक कोई अलग दे देगा। तो कौन से हैं उष्मीय व्यंजन? स है, यानी कि तीनों स और है, ये कैसे हैं? उष्मीय व्यंजन। जब भी आप इनको बोलोगे तो आपके मुख से गर्म उष्मा बाहर निकलेगी। ठीक, इसके बाद अब आप एक नोट बनाकर यहां पर लिखिए। क्या लिखना नोट बनाकर? कि कुल, कुल 33 व्यंजनों को, कुल 33 व्यंजनों को 7 पंक्तियों में लिखा जाता है। 7 पंक्तियों में लिखा जाता है। क्या कहा मैंने? कि कुल 33 व्यंजनों को 7 पंक्ति में लिखा जाता है। प्रश्न आएगा कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? आप क्या बताएंगे? कुल व्यंजनों की संख्या होती है भैया 33। और कुल व्यंजनों को कितनी पंक्ति में लिखा जाता है? तो आप क्या कहेंगे? 7 पंक्ति में। कैसे? अभी बताते हैं। सबसे पहली पंक्ति ये क्या वर्ग, दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी पंक्ति, ये पांचवी, ये छठी पंक्ति, और ये 7वीं पंक्ति। बात क्लियर? ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद आप लिखिए संयुक्त व्यंजन। क्या लिखिए आप? संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? इससे पहले मैंने आपको बताया था संयुक्त स्वर, यानी कि वे स्वर जो एक से अधिक स्वर से मिलकर बने होते हैं। ऐसे ही आगे आए संयुक्त व्यंजन, यानी कि वे व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजन से मिलकर बने होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखिए। वे व्यंजन, वे व्यंजन जो, जो एक से अधिक व्यंजन से, व्यंजन से मिलकर मिलकर बने होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? आपके
वे कहलाते हैं आपके संयुक्त व्यंजन, यानी वे व्यंजन जो आपके एक से अधिक व्यंजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 4। जितनी संयुक्त स्वर की संख्या थी इतनी ही संयुक्त व्यंजन की संख्या है। संख्या कितनी होती है इनकी? 4। कौन कौन से होते हैं ये? सबसे पहला होता है ये कशा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कशा। इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है कै धन स से। इससे निर्माण होता है इनका? इसका निर्माण होता है कै धन स से। इसको बोलते हैं कशा। इसके बाद अगला, इसको बोलते हैं ये त्र। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं त्र। अब इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है तै धन रै से। कैसे निर्माण होता है इसका? इसका निर्माण होता है तै धन रै से। ठीक है, इसके बाद अगला कौन सा है? अगला है हमारा सर, ये श्री वाला। इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है स धन रै से। इसके बाद अगला ज्ञानी वाला, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जिया। क्या बोलते हैं इसको? जिया। इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है जय धन अय्या से। किससे निर्माण होता है? जय धन अय्या से। ठीक। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? वे व्यंजन जो एक से अधिक स्वर से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद इनकी संख्या कितनी होती है? संख्या इनकी 4 होती है। इसमें सबसे पहला होता है, इसको बोलते हैं कशा। इसको बोलते हैं कशा। इसका निर्माण किस किस से होता है? इसका निर्माण होता है कै धन स से। इसके बाद दूसरा होता है त्र। और जो ये त्र है, इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है तै धन रै से। और तीसरा हमारा, इसको बोलते हैं स्र। और इसका निर्माण कैसे होता है? स धन रै से होता है। इसके बाद इसको बोलते हैं जिया। और इसका निर्माण कैसे होता है? जय धन अय्या से होता है। किससे होता है? जय धन अय्या से होता है। अब इसको जिया बोलते हैं या ज्ञा बोलते हैं? इसको बोलते हैं जिया। जैसे शब्द लिखा रहता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको तो भैया विज्ञान बोलते हैं, पर ये गलत है। इसको क्या बोलते हैं? विज्ञान। अगर सही उच्चारण इसका किया जाए तो इसको क्या बोलेंगे? विज्ञान बोलेंगे। ठीक। संयुक्त स्वर समझ में आए आपके? आ गए होंगे। अब क्या इससे आगे भी मैं इनका वार्णिक विच्छेद कर सकता हूं? आप बताइए। आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हो। इसमें क्या मौजूद है? इसमें मौजूद है भैया ए मौजूद है। इसके बाद क्या इसका वार्णिक विच्छेद कर सकता हूं मैं? आप कहेंगे बिल्कुल। इसमें मौजूद क्या है? ए। इसका भी कर सकता हूं इससे आगे ए। और क्या इसका भी कर सकता हूं? क्योंकि ये क्या है? ये व्यंजन है, और व्यंजन हमेशा किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की। ठीक। और जैसे ही इन व्यंजनों में हलंत लग जाएगा तो अब क्या है ये? अब ये शुद्ध व्यंजन है। अब इसमें किसी प्रकार का कोई भी स्वर मौजूद नहीं है। क्लियर? बहुत बढ़िया। इसके बाद अगला, अगली हेडिंग डालिए आप, उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या डालिए? उत्क्षिप्त व्यंजन। अब उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं?